Hello friends, welcome back to Navi classes. I am back with the questions on unit 7 which is post independence India continuity and change. तो इस वीडियो की शुरुआत करेंगे एक अच्छे से थॉट के साथ कि ज्ञान तीन तरह से मिल सकता है, मनन से, अनुसरण से और अनुभव से। मनन से मिलने वाला जो ज्ञान है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। अनुसरण से कोई आप किसी की नकल करके कुछ सीखते हैं, दैट इज वो बहुत सिंपल ज्ञान होता है, बहुत सरल तरीका वो होता है। और अनुभव से मिलने वाला ज्ञान जो है वो सबसे कड़वा होता है। तो चलिए इसी थॉट के साथ अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यूनिट 7 को। क्वेश्चन नंबर 1 इज द फ्रीडम स्ट्रगल अंडर द नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज ब्रॉडली एन ऑल इंडियन मूवमेंट। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत स्वतंत्रता संग्राम मोटे तौर पर एक अखिल भारतीय आंदोलन था। चार विकल्प हैं आपके पास। इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन मॉडर्न वैल्यूज एंड आइडियल्स, कि यह आधुनिक मूल्यों और आदर्शों पर आधारित नहीं है। ऑप्शन सेकंड दिया गया है कि क्रिएटिंग डिफरेंट सोशल एंड पॉलिटिकल बैरियर्स, कि ये विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक बाधाओं का निर्माण करता है। ऑप्शन सी इज ट्रांसेंडिंग डिफरेंट सोशल एंड पॉलिटिकल बैरियर्स, इसमें आपको दिया गया है कि विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक बाधाओं को पार ये कराता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई भी सही नहीं है, नन ऑफ दीज। तो सही जवाब जो है इसका वो है आपका ऑप्शन सी, कि ट्रांसेंडिंग डिफरेंट सोशल एंड पॉलिटिकल बैरियर्स, कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत स्वतंत्रता संग्राम है वो मोटे तौर पर एक अखिल भारतीय आंदोलन था जो विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक बाधाओं को पार करवाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इसमें आपको बताना है कि भारत में जो शिक्षा की ब्रिटिश प्रणाली है वो ऑप्शन ए पैराडॉक्सिकली गिव इम्पेटस टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग एन ऑल इंडिया इंटेलिजेंशिया, की विरोधाभासी रूप से एक अखिल भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग के गठन की प्रक्रिया को गति इसने दी। या ऑप्शन बी इट हैड नो रोल इन क्रिएटिंग एन इंटेलिजेंसी इन इंडिया, कि भारत में एक बुद्धिजीवी बनाने में भारत को इसकी कोई भूमिका नहीं थी। ऑप्शन सी आपके पास है इट हैड नो पैराडॉक्सिकल कॉन्सिक्वेंसेस, कि इसका कोई विरोधाभासी परिणाम नहीं था। या ऑप्शन डी इट लेड टू फॉर्मिंग ऑफ ओनली एन अनएजुकेटेड मिडिल क्लास, कि ये केवल एक अशिक्षित मध्यम वर्ग के गठन का कारण बना। तो सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन ए, कि ब्रिटिश जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली जो थी, इट वाज पैराडॉक्सिकली इट गेव इम्पेटस टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग एन ऑल इंडिया इंटेलिजेंशिया, कि इसने विरोधाभासी रूप से एक अखिल भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग के गठन की प्रक्रिया को गति दी थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द ब्रिटिश लेगेसी ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया हैज बीन कैरेक्टराइज्ड एज, कि भारत की अधीनता की ब्रिटिश विरासत की विशेषता इस प्रकार है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए इज डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, समाज का विकास। ऑप्शन इज डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, शैक्षिक प्रणाली का विकास। ऑप्शन सी इज डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, कि अविकसितता का विकास करना। या ऑप्शन डी डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का विकास। तो सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट इज द राइट आंसर, कि जो ब्रिटिश लिगेसी है, भारत की अधीनता की ब्रिटिश विरासत जो है, इसकी विशेषता क्या है कि ये अविकसित चीजों का विकास करना इसकी विशेषता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इज द नेशनल मूवमेंट अंडर द इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो ऑप्शन ए वाज ओनली इनवर्ड लुकिंग, कि केवल अंदर की ओर देख रहा था, मतलब कि केवल अंदर की चीजों को इसने कंसीडर किया। ऑप्शन बी इट नेवर रोज अबाउट अबव अ रेशियस्ट आउटलुक ऑन द इंटरनेशनल इवेंट्स, कि अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर एक नस्लवादी दृष्टिकोण से यह कभी ऊपर नहीं उठ पाया। या ऑप्शन सी परसूड अ ब्रॉड इंटरनेशनल आउटलुक, कि इसने एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया। या ऑप्शन डी प्रीच्ड हेट फॉर द ब्रिटिश पीपल, कि इसने ब्रिटिश लोगों के लिए नफरत का प्रचार किया। तो सही जवाब जो है कि जो नेशनल मूवमेंट था तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंडर जो है इट परस्यूड अ ब्रॉड इंटरनेशनल आउटलुक, इसने एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया था। Question number 5th is the end result of the colonial legacy by the 1940s was
इसमें आपको बताना है कि 1940 के दशक तक औपनिवेशिक विरासत का अंतिम परिणाम क्या था। 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए स्टेगनेंट पर कैपिटा नेशनल इनकम की स्थिर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। ऑप्शन बी सबसैमियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड स्टंटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जीवित और अस्त व्यस्त औद्योगिक विकास के अविश्वसनीय मानक। ऑप्शन सी इज डिपेंडेंस ऑफ द बल्क ऑफ पॉपुलेशन ऑन स्टेगनेंट एंड लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर, कि स्थिर और कम उत्पादक वाले कृषि पर आबादी के थोक की निर्भरता। या ऑप्शन डी कि ऑल द अबव आर राइट, कि उपयुक्त सभी जो हैं वो सभी विकल्प सही हैं। तो इसका सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन डी कि ऑल द अबव आर द एंड रिजल्ट्स ऑफ कॉलोनियल लीगेसी बाय द 1940s, कि 1940 के दशक तक औपनिवेशिक विरासत के ये सभी परिणाम रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 इज द नेशनल मूवमेंट सिंस द अर्ली डेज, कि शुरुआती दिनों में जो राष्ट्रीय आंदोलन था। ऑप्शन ए इट वाज नेवर कमिटेड टू द आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म, कि कभी भी धर्मनिरपेक्षता के विचार के लिए प्रतिबद्ध नहीं था। ऑप्शन बी वाज कमिटेड टू द आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म, कि धर्मनिरपेक्षता के विचार के लिए यह प्रतिबद्ध था। ऑप्शन सी इट हैड ओनली अ कम्युनल आउटलुक, कि इसमें एक केवल सांप्रदायिक दृष्टिकोण था। या ऑप्शन डी इट नेवर बिलीव्ड इन द कोएग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स, कि कभी भी विभिन्न धार्मिक समूहों के सह अस्तित्व में विश्वास नहीं करता था। तो सही जवाब जो है वो है इसका ऑप्शन बी, इट वाज कमिटेड टू द आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म, कि नेशनल मूवमेंट जो था वो स्टार्टिंग में जो था इट वाज कमिटेड टू द आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म, कि शुरुआती दौर में ये धर्मनिरपेक्षता के विचार के लिए ही प्रतिबद्ध था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इज द कॉलोनियल स्टेट वाज, कि जो औपनिवेशिक राज्य था वो ऑप्शन ए सेमी हेजेमोनिक स्टेट था, एक अर्ध हेगेमोनिक राज्य वो था। ऑप्शन बी इज अ फुली डेमोक्रेटिक स्टेट, एक पूरी तरह से लोकतांत्रिक राज्य था। ऑप्शन सी इज अ फ्यूडल स्टेट ओनली, केवल एक सामंती राज्य था। या ऑप्शन डी अ सेगमेंटरी स्टेट, की केवल एक खंड राज्य था। तो सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन ए, इट वाज अ सेमी हेजेमोनिक स्टेट, कि यह केवल एक अर्ध औपनिवेशिक राज्य जो था वह एक अर्ध हेगेमोनिक राज्य था। इसका उपयोग उदार विचारों और कानून के शासन के साथ साथ नगण्य आबादी पर नियंत्रण के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 इज इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट इज द मनी एंड रिसोर्सेज इन्वेस्टेड इन वर्क्स विद। इसमें आपको बताना है कि ढांचागत जो निवेश है, इंफ्रास्ट्रक्चरल जो इन्वेस्टमेंट है, वह धन और संसाधन किस जो काम करता है किसके लिए। ऑप्शन ए राजनीतिक स्थिरता बनाए के रखने के लिए, यानी कि टू सस्टेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ऑप्शन बी टू सस्टेन एजुकेशनल सिस्टम, सतत शिक्षा प्रणाली बनाए रखने के लिए। ऑप्शन सी टू सस्टेन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, उद्योग और कृषि को बनाए रखने के लिए। या ऑप्शन डी टू सस्टेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, परिवहन सेवाओं को बनाए रखने के लिए। तो सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन सी, टू सस्टेन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, कि ढांचागत जो निवेश है वह धन और संसाधन के लिए काम करता है, यह उद्योग और कृषि को बनाए रखने के लिए करता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज बाय प्लूरलिज्म इन इंडिया वी मीन, भारत में बहुलवाद से हमारा क्या मतलब है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। पहला विकल्प है द कंसेप्ट दैट ओनली वन कल्चर कैन एग्जिस्ट इन इंडिया, यह अवधारणा कि भारत में केवल एक संस्कृति मौजूद हो सकती है। ऑप्शन बी है द कंसेप्ट दैट अ वैरायटी ऑफ कल्चर्स, ट्रेडिशंस, रिलीजियंस एंड एथनिक ग्रुप्स कैन कोएग्जिस्ट टुगेदर, कि वह अवधारणा जो विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं, धर्मों और जातीय समूह को एक साथ सह सकती है। ऑप्शन सी है द कंसेप्ट दैट ओनली रिलीजन कैन एग्जिस्ट इन इंडिया, कि केवल यह अवधारणा कि भारत में केवल धर्म मौजूद हो सकता है। ऑप्शन डी इज द कंसेप्ट दैट ओनली वन एथनिक ग्रुप कैन एग्जिस्ट इन इंडिया, कि यह अवधारणा कि भारत में केवल एक जातीय समूह मौजूद हो सकता है। तो सही जवाब जो है कि प्लूरलिज्म का इंडिया में मतलब है the concept that a variety of culture, traditions, religions and ethnic groups can coexist together, कि ऐसी अवधारणा प्लूरलिज्म बहुलवाद जो है वह ऐसी अवधारणा है जिसमें विभिन्न संस्कृति, परंपरा, धर्म और जातीय समूह जो है वो एक साथ रह सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 इज द कॉलोनियल सिस्टम ऑफ एजुकेशन मेनली एनकरेज्ड लर्निंग बाय, कि शिक्षा की औपनिवेशिक प्रणाली ने मुख्य रूप से सीखने को प्रोत्साहित किया, किस तरह से। ऑप्शन ए बाय रिपीटिंग द कॉन्सेप्ट्स, की अवधारणाओं को बार बार रिवाइज करके रिपीट करके। ऑप्शन बी इज राइटिंग द कंटेंट, की सामग्री जो है उसको लिख करके याद किया जा सकता है।
ऑप्शन सी इज विजुअल मेथड्स की दृश्य विधियों से, या ऑप्शन डी मेमोराइजेशन संस्मरण से। तो आपका ऑप्शन डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। मेमोराइजेशन की हेल्प से आप कोई भी चीज है उसे इजीली लर्न कर सकते हैं। ऐसा क्या ये लर्निंग किसने एनकरेज की? कॉलोनियल सिस्टम ऑफ एजुकेशन ने। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर फॉर्मुलेटेड पंचशील, कि किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पंचशील नीति जो थी वो तैयार की थी? तो 5 प्रिंसिपल्स इसके थे जो, तो ये किसने तैयार किए थे? 4 आपको राष्ट्र प्रधानमंत्रियों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पंचशील तैयार किया। ऑप्शन ए इज जवाहरलाल नेहरू, बी इज इंदिरा गांधी, सी इज राजीव गांधी एंड ऑप्शन डी इज लाल बहादुर शास्त्री। सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचशील तैयार की थी। क्वेश्चन नंबर 12 इज बोथ इन द फील्ड ऑफ सेकुलरिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म द लेगेसी ऑफ डैश हैज अ डेफिनेट इंपैक्ट, कि धर्मनिरपेक्षता और अंतरराष्ट्रीयता के क्षेत्र में डैश की विरासत दोनों का निश्चित प्रभाव था, कि किस चीज की विरासत आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए स्ट्रगल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के लिए संघर्ष। ऑप्शन बी इज नेशनलिस्ट मूवमेंट, की राष्ट्रीयवादी आंदोलन। ऑप्शन सी इज सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। या ऑप्शन डी इंटरनेशनलिज्म, अंतरराष्ट्रीयवाद। जो सही आंसर है इसका वो है आपका ऑप्शन बी, नेशनलिस्ट मूवमेंट, कि जो राष्ट्रीयवादी आंदोलन था वो धर्मनिरपेक्षता और अंतरराष्ट्रीय के क्षेत्र में, दोनों के क्षेत्र में ही विरासत दोनों का ये निश्चित प्रभाव था, ये डेफिनेट इंपैक्ट था। तो इसी के साथ जो ये 7th यूनिट थी इसके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगे कि ये क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। तो कीप इन टच कि मैं जल्दी ही नेक्स्ट यूनिट्स जो है जैसे ही मटेरियल तैयार होगा, कंटेंट तैयार होगा, मैं जल्दी से अपलोड करूंगी। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।